गुड मॉर्निंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज मैं ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान एक और एपिसोड लेके आया हूँ। हमारी जो बैटल हुई थी 1947 में, पाकिस्तानी रेडर्स ने श्रीनगर को कैप्चर करने की कोशिश की थी। तो पिछले भाग में हमने आपको बताई कि मुजफ्फराबाद में क्या हुआ, और जब वहाँ सब कुछ ख़त्म हो गया तो 22 अक्टूबर को जब ये खबर श्रीनगर में पहुँचती है तो उसके बाद क्या एक्शन होती है और कैसे कैसे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह अपनी 100 जवानों की टुकड़ी लेकर के 2-3 ऑफिसर्स के साथ जाके रोड ब्लॉक्स करते हैं और 6000 लश्कर के कबालियों को रोके रखते हैं जब तक कि हिंदुस्तानी सेना कश्मीर में लैंड नहीं कर जाती। तो ये सब बताने के लिए हमारे साथ आज मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल हैं, AVSM रिटायर्ड हैं, जो उस वक्त फौज के यंग लेफ्टिनेंट थे और वो श्रीनगर थे और वो आई विटनेस इन सारे इंसिडेंट्स का। उन्होंने ये सारी इंसिडेंट्स को खुद देखा है। तो आज हमारी ये खुशकिस्मती है कि मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल हमारे बीच में उपस्थित हैं और ये आज हमें आंखों देखा हाल बताएंगे कि 22 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक क्या क्या घटनाएं हुई, कैसे डोगरा वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके कश्मीर को बचाया। कश्मीर जो एक भारत का मुकुट कहा जाता है, यदि वो उस दिन कश्मीर को नहीं बचाते, एयरफील्ड कैप्चर हो जाती, महाराजा कैप्चर हो जाते, तो शायद वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी साइन करा लेते, या एटलीस्ट इंडियन आर्मी पीर पंजाल को क्रॉस नहीं कर पाती। तो आज हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल का नक्शा कुछ और होता और हमारी जम्मू कश्मीर का नक्शा कुछ और होता, और शायद आज हम पाकिस्तान में भी हो सकते थे। तो उन सब घटनाओं का क्रम बताने के लिए आई विटनेस अकाउंट जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल हमारे बीच में है। सर, वेलकम टू द चैनल सर। और अभी आप हमें बताइए कि 22 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक क्या क्या घटनाएं हुई और कैसे डोगरा वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके इस स्टेट को बचाया पाकिस्तान जाने से। बहुत अच्छा आपने सोचा कि पुरानी कहानी असली तरीके से, क्योंकि लोगों को पूरा पता नहीं है, किताबों में भी बहुत गलत लिखा गया है। आज असली जो कहानी मैं आपको सुनाऊँ, क्योंकि मैं श्रीनगर में था, तो जो कुछ श्रीनगर हो रहा था कुछ दिनों से, वो हमें पता वहाँ लगता रहता था कि क्या हो रहा है। जब 22 तारीख को पाकिस्तान ने हमला किया और मुजफ्फराबाद पर तकरीबन कब्जा हो गया, तो 22 तारीख सुबह कर्नल नारायण सिंह जो कमांडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने बताया कि सब खत्म। उसकी डिटेल नहीं दे पाए कि क्या हुआ, किसने ख़त्म किया, पता नहीं लगा। और वो जब महाराजा हरि सिंह जी को बताया तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, कुछ पता नहीं क्या हुआ। तो उनको थोड़ा गुस्सा भी आया कि पता ही नहीं क्या हुआ। तो उन्होंने कहा मैं तो जा वर्दी डाली, तैयार हो करके आगे, और मेरे स्टाफ को बुलाया कि कुछ और पता लगा, आप तैयार हो जाओ, मैं चला। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो आगे उनका मामला है, अभी बड़ा हो सकता है, आपको तो पीछे रहना है, आपने बात करनी है और इसको बुलाना पड़ेगा, मैं जाता हूँ, ये मेरा काम। इंडिया के साथ बात करें, इंडिया के साथ बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया अभी तक तो नहीं माना था। उन्होंने तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट नहीं किया था। पाकिस्तान ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करके सारे रास्ते बंद कर दिए, पेट्रोल सब कुछ, ट्रेनें, बसें, कोई नहीं। पाकिस्तान से 12 अक्टूबर के बाद कुछ नहीं आया, बल्कि झंडे चढ़ाने शुरू कर दिए थे पाकिस्तान। जैसे जम्मू में पोस्ट ऑफिस में कहते हैं झंडा लगा था। इस वास्ते सिचुएशन बड़ी सीरियस थी। लेकिन जो स्टार्ट बता गया था महाराजा सिंह जी को कि पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो अटैक कर पाए, क्योंकि कुछ फौजें तो भी बंगाल में थी, कुछ मद्रास में थी, पाकिस्तानी मुस्लिम उधर जाना था, कुछ हमारी फौजें बहुत सी अभी फ्रंटियर की तरफ थी, उन्होंने इंडिया में आना था। तो वो सोच नहीं कोई सकता था कि आज़ादी के इतनी जल्दी पाकिस्तान हम पर हमला करता है। तो महाराजा हरि सिंह ने हमारी फौजों को भी कन्विंस कर लिया था उसने, जंग स्टाफ ने, और अपने अफसरों को भी। ट्यूट एक्सरसाइजेस को बहुत खुश होता है हालात में, आपको आर्मी को पता ही है
تو ان کے مطابق یہ تھا. اسی کے لیے اسکاٹ نے یہ بھی کنونس کر لیا تھا کہ ہمیں پلاٹون میں بھی ڈپلائی کریں گے, بارڈر بچ جائے گا, حملہ نہیں ہوگا. یہ ٹرانس بارڈر ریڈز ہو سکتی ہیں, عورتیں اٹھا کے لے جائیں گے, تو اس کے لیے ہماری فوج کافی ہے. اور یہ پلاٹونس وغیرہ میں بھی کمپنی میں رہے. تو ایسی ہی ڈپلائمنٹ ہوئی تھی لکھن پور سے لے کر لداخ تک. 800 کلو میٹر, 100 کلو میٹر میں ایک پڑتی, بہت زیادہ ایکسٹینڈیڈ تھی, بہت زیادہ یعنی ایکسٹینڈ پیکج میں ڈپلوائڈ تھی. وہ اسی لیے کہ کوئی کراس بارڈر ریڈز ہو سکتی ہیں. ریڈز کے لیے انہوں نے کہا بہت ویل ٹرینڈ ہوتا ہے. لیکن یہ جو کچھ ہوا ابھی تک پتہ نہیں لگ رہا کہ ہوا کیا. وہ ہمارے آگے تیار ہو گئے, انہوں نے کہا میں چلتا ہوں. وزیر صاحب نے کہا نہیں آپ یہ کریں, ہم جاتے ہیں. ہم کچھ تو تھے نہیں. وہ اس کارٹ نے ایسا بندوبست کیا تھا کہ کوئی ریزرو چل ہی نہیں ہے. وہاں 9 جموں کشمیر انفینٹری میری پلٹن وہ ریزرو تھی, اور وہ چلاکی سے اگست کے 15 کے بعد پوش پر پہلے ریڈز کروا کے اور ان کو دھمکا کے ان کو سکھ کو خاص طور پر ہندوؤں کو کہ آج جلدی کچھ چھوڑ کے چلے جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے. اس لیے کہ وہ پلٹن سری نگر سے پہنچا ہے. اور وہی ہوا کیونکہ وہاں وہ تھا اسکاٹ تھا. پلٹن 24-25 اگست کو بھیج دی. اندازہ لگاؤ کشمیر بریگیڈ میں ایک پلٹن رہی مظفر آباد میں, پوری پھیلی ہوئی کمپنی کہیں کوہلا میں 100 کلو میٹر, دوسری کمپنی تینوار میں, اور 2 کمپنی یہ ایک بارت ہوتی ہے سب نے پہلے بتایا. اور ایک پلٹن نئی ریل 6 یہ ان کے آگے سیکھ تھے ینگ ریکروٹس فائرنگ کیا, وہ بریگیڈ چلی گئی. تو اس بریگیڈ کشمیر بریگیڈ کی 2 ہی پٹنی, ایک مظفر آباد میں, دوسری بریگیڈ بلوچستان میں جایا بلوچستان. تو جب یہ راجندر سنگھ جی کو پتا لگا, کیونکہ وہ تو 24 نومبر پر چلا گیا تھا, پورا 1 مہینہ پہلے فکس تک 21 کو ٹریک کروایا, تب تک وہ اسکاٹلینڈ پہنچ گیا. وہ مسکان یہ سب نے حکم دیا جتنے بھی اویلیبل بکس ہیں تھے نہیں, کچھ تو کوئی تھا ہی, سب چلے گئے بولتے تمہارے سنگھ جی نے کہا میری پیلس کمپنی آپ لے جاؤ اپنی کسی پیلس گارڈ پیلس کا. اور وہ بھی فرسٹ جین کی تھی, اور وہ فرسٹ جین کی اس وقت پوچھ میں تھی, لڑ رہی تھی, اس کی ایک کمپنی تھی. تو انہوں نے کمپنی ایک پٹرول کی خرید چھوڑی ہوگی, اور وہ پٹرول ہم کو 50-60 بچے لے کے ہوتی تھی. وہ سب ملا کے 100 کچھ اتنے لوگ لے کے چل پڑے انڈیا کے اندر سے. اور شام کو وہ پہنچے ہیں لیٹ رات کو پوری میں. بارہمولہ آپ کو کھانا کھایا رات کا ہونے کے بعد ہی, رات کو پوری پہنچے. وہاں ڈیفینس آرگنائز کیا رات کو, کچھ فورسز رکھے کرم بیس بنا کے. وہاں سے 60 کے قریب وہ اپنی پوزیشن کی, اور ان کے ساتھ 2 افسر تھے, وہ لے کے راجندر سنگھ صبح نکلے. جب وہ ہٹیاں پہنچے تب تک کچھ پتہ نہیں تھا. تو کچھ ٹانگے ان کو مظفر آباد سے آتے ہوئے ملے, ان میں ریفیوجی سے سکھ سے خاص. انہوں نے ساری بات پہلی بات سے تب پتہ لگا کہ کیا ہوا. ان کا مظفر آباد ختم ہے, بے شمار گاڑیاں آ رہی ہیں, اور یہ بچے مار دیے ہیں. ساری حالت بتائی جو مظفر آباد میں ہوا تھا, انہوں نے دیکھا تھا رات کو نکلے. تو وہ تب تک 10-11 بج گئے تھے. وہ
टेक्टिकल हो गए, काशिश हो गए। पहले तो सड़क पर ऐसे मार्च कर रहे थे, गाड़ियों में कर रहे थे, और थोड़ी देर गड़ी के पास, थोड़ा शॉर्ट ऑफ गड़ी, तो उन्होंने सामने दूर सड़क पर बहुत लंबी कतार गाड़ियों की थी। बाद में पता लगा वो 300 गाड़ी थी और 6000 फौज थी। तो मैंने पहले बताया कि वो 10,000 का अटैक था, 6,000 से नगर पर था, 2,000 पेंटिंग पे वही गाड़ियों की लाइन नजर आ रही है। 2000 ये मैं बता रहा था कि इस तरफ है श्रीनगर, इस तरफ ये सीज फायर ब्लॉक की सीज फायर लाइन है, उसमें बॉर्डर मुजफ्फराबाद के बाद इधर पाकिस्तान है, और ये मुजफ्फराबाद है, ये पहाड़ी के पीछे, और ये मुजफ्फराबाद से ये सड़क आ रही है। जब उन्होंने यहाँ पहुँचे तो ये देखा इतनी लंबी ये गाड़ियाँ की लाइन आ रही थी, तो उन्होंने यही हुक्म दे दिया, रुको, ज़मीन पकड़ो, किसी ज़मीन पकड़ो। जैसे ही दुश्मन की गाड़ियाँ सामने आती हैं तो इतना फायर करो कि गाड़ियाँ तबाह हो जाएं जितनी हो सकती है सड़क के ऊपर। एक बड़ा सा अच्छा रोड बन जाए, वही हमें टाइम देगा, और ताकि हम बता सकें पीछे और हिंदुस्तान से मदद वो करके किसी को बोल दिया। कैप्टन पोजीशन ने एक प्लटून यूनिटन की जो बाएं तरफ ये लगा दी इस पहाड़ी पर, इस सड़क के ऊपर, कि जैसे ही वो इधर आएंगे तो फायर, और दूसरी प्लटून यहाँ लगा दी सड़क के ऊपर अपनी। 25 आदमी उनके पास थे, 25 उनके पास होंगे, 5-10 उन्होंने अपने क्वार्टर में रखे, और उसके राइट पर भी साथ दरिया जल चल रहा था, उसकी वहाँ कोई इतना खतरा नहीं था, तो किसी पहाड़ी से आई। जैसे ही ये दुश्मन इधर गाड़ी नजर आई, आगे बड़े थोड़े, वीर सिंह ने और कमाल किया, नायक कृपाल सिंह की एक सेक्शन ली, आगे बढ़े और जाके, बल्कि जब तक पहुँचे तो उन्होंने इतना फायर भी आ रहा था, कुछ इनको नुकसान भी हो गया, पर उन्होंने वो लीडिंग गाड़ी छीन ली और ले आए। जब यहाँ पहुँची तो इस प्लटून को तो पता नहीं था कि पाकिस्तान की मार्किंग थी, इन्होंने इतना फायर किया उस गाड़ी को तक, तो ये सब टायर वायर बस्ट हो गए, और किसी से अंदर 4 आदमी अपने भी मारे गए, फिर जख्मी हो गए। तो किसी से ने इतना अच्छा, इतनी अच्छी सोच करी कि अपनी बनियान खोल के वो बताई राइफल के ऊपर, तब जाके फायर बंद हुआ, उनको लाया। पर उन्होंने फिर बाकी बता गाड़ी ऐसी मारी पहाड़ के साथ कि वो ये आई थिंक ये वर्ल्ड में आउटस्टैंडिंग ऐसा पूरी हिस्ट्री में कभी नहीं कि 6000 की फौज आ रही हो और 60 आदमी की फौज ने हमला करके उनकी लीडिंग गाड़ी छीन के ले आए, और उसी गाड़ी से रोड ब्लॉक बनाया, और उसी गाड़ी से 5 घंटे बेचारी, क्योंकि पाकिस्तान की ये प्लान थी कि वो 10 बजे वहाँ से चले होंगे मुजफ्फराबाद से, और 3-4 घंटे में, क्योंकि उनको पता था कि सड़क खाली है, फौज के रोज उस पर राशन सप्लाई रोज आ रही थी, कई जो है फैमिली भी होंगी निज़ामाबाद के गवर्नमेंट में, तो वो तो पिछले कल भी आए होंगे। उन्होंने देखा था कोई फौज नहीं थी, तो अगर फौज नहीं है, सड़क बहुत अच्छी थी, 3-4 घंटे में 5 घंटे में पहुँचे। 3 बजे माना जाए सीधे पैलेस में जाके पकड़ के एक्सेशन साइन करवाना था, मगर बीच में बीवी रजिंदर सिंह आ गए, और फिर कैप्टन पीसी सिंह आ गए, और कैप्टन पीसी सिंह ने और कमाल किया कि वो गाड़ी पकड़ी
रोड ब्लॉक बना दी। और फिर भूमिचंद ने जो कमाल किया कि गाड़ी कभी सत्यानाश कर दिया और पहाड़ी पकड़ ली। वो जैसे ही गाड़ियों से उतरे उनकी बहुत तेजी थी, कहते 300 से कम नहीं मारेंगे पाकिस्तान। हमारे में 20-25 लोगों ने 30 मारे, 300 से ज़्यादा फिर पाकिस्तान ने नकली पीछे से भेजी। ये टैग पीछे से आया इनके ऊपर, शाम तक ये भी सब खत्म हो गया। नरसिंह देव जो क्लार्क थे, वो कमीशन के लिए आए हुए थे, वो कोई था नहीं श्रीनगर में। कई कहते हैं हम बच गए कि जब जो कमीशन के लिए क्लार्क है उसको रेफर दे के यहाँ लड़ाई में बैठा हुआ है, तो कौन कह सकता है कि किसी ने कोई डेलीगेशन जान कर भी आदमी पीछे छोड़े। तो नरसिंह देव ने ये पेंटिंग बनाई है, ये कहानी सारी सुनाई है। वो कुछ उन्होंने पीछे भेजा देखने की को कोई पीछे से मिशन आ रहा है, वो जब पीछे गए तो तब तक ये अटैक आ गया। वो वापस बैन भी नहीं कर सके। एक और उनके सर हवलदार थे, वो दुश्मन ने वो रात को एकदम कपड़े बदल दिए उन्होंने, हवलदार खजान सिंह बच गए हैं। हवलदार खजान सिंह। और सुबह तब तक ये जब उनका पूरी कामयाबी हो गई तो उनको पकड़ के प्रिजनर कर लिया और पाकिस्तान ले गया। और वो तो मेरी गंसारा सिंह जब आए जन 39 में वापस, तो उनके साथी आए। तो वो पद्मश्री हैं, किताबें 20-25 किताबें लिखी हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड में रहे। हम साहित्य अकादमी अवार्ड ही हैं, पद्मश्री हैं। कि उन्होंने सारी कहानी हमें खुद सुनाई, किताब में भी लिखा। तो उन्होंने ये बताया कि उनको पता हमें भी इनसे कोई ऑप्शन नहीं है, और वहाँ से भी बहुत नुकसान होगा। तो 10-15 आदमी बचे होंगे, लेकिन इसका बहुत फ़ायदे हुए गड़ी की लड़ाई के। नंबर 1, पाकिस्तान ने ये सोचा था कि शाम को श्रीनगर पहुँच जाएंगे, वो शाम तक पूरी भी नहीं पहुँच पाए, क्योंकि उनको ये खतरा हो गया कि इतना नुकसान हो गया हमारा पहले ही 200-300 के करीब। तो हमने घबराया था, अगला मोड़ में फिर उतर के सर्च करके तो वो तो बाद में उन्होंने कहा ना ग्रीस की वो उसकी थर्मोपली, तो ये थर्मोपली यहाँ बनी ना हर मोड़ के ऊपर कुछ, तो उससे यही 3 रानी यहीं बैठ गई। 6 बजे अंधेरा हो जाता, उड़ी भी नहीं पहुँच। इसको पूरे एक दिन की डिले हो गई ना जी, पूरे एक दिन की डिले हो गई। हाँ ज़बरदस्त डिले हो गई। तो सिर्फ एक दिन की डिले नहीं, इसके हमें बहुत फायदे मिले। जो हमसे धोखा हुआ था, भगवान ने उनसे भी धोखा पूरा कर दिया। और उन्होंने जाके बारामूला से 1 घंटा पीछे जाके टेलीफोन करके मगर हरी सिंह वहीं उनके साथ उनके प्राइम मिनिस्टर नेल्सन मार्टिन भी थे, उनको ये सारी बात सुनाई फर्स्ट फोन। नहीं तो ये मैसेज आ ही नहीं सकता था, क्या कमाल है। और जब उनको पता लगा तो उन्होंने कहा बिना इंडियन आर्मी के हम कोई और कश्मीर की बात, तो उन्होंने उसी बदल शुरू कर दी, जिसकी वजह से सुबह भी मैंने आया, वो नहीं माने। जब गवर्नर तो मार्गदर्शन का इजाज़त उसने दे, वो कहता है कौन कहता है, क्योंकि उसको तो पता था, रात को मैसेज आता था, बात होती थी, तो मेरे को पता था कि कहाँ पहुँची पाकिस्तान आर्मी। वो मानने को तैयार नहीं। वो नहीं मानने को तैयार है। मतलब कौन कहता है कि पाकिस्तान वहाँ पहुँच रहा है और खतरा है, वो घबरा गए होंगे। तो अब पता करो, तो उन्होंने दूसरे दिन मैनेज शाह को जहाज पर मैंने उनको भेजा, उसने आके जब पता किया तो उससे भी मच वर्ष पोजिशन। तो उसका एक फ़ायदा ये हुआ कि उन्होंने सिचुएशन संभली, क्योंकि इनको सिचुएशन तो इनको भी पता था, पर वो मानते नहीं थे। नेहरू उसकी गवर्नमेंट इसलिए नहीं मानते थे कि उनके नीचे सीनियर अफसर सारे अंग्रेज थे, और अंग्रेज तो करवा रहे थे, वो क्यों मानेंगे, वो कहेंगे कुछ नहीं है। उनका टारगेट था कि कश्मीर दे देंगे, और हो सका है जम्मू भी दे देंगे, पर कश्मीर प्रॉमिस था, फ्यूचर प्लान
تو اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ جا کے پتہ کرو اور پی پی لائن میں آ گئے سری نگر. دوسرے دن دیکھا یہ حالت ہے تو مہاراج ایک سنگھ کو بولا کہ آپ یہاں سے اور جلدی سے شام کو رات کو، لیکن وہ رات کو انہوں نے بھیج کے نیکسٹ ڈے صبح لیفٹنٹ مہاجن کو لے کر کے دلی گئے ہیں. ایک یہ بڑا فائدہ ہوا کہ مہاراج ایک سنگھ کو پتہ دیا. دوسرا یہ ہوا کہ سچویشن کا پتہ لگ گیا ان کو. تیسرا یہ ہوا کہ الرٹ کا انہوں نے حکم دے دیا، آرمی الرٹ شرٹ رہے بے شک. تو یہاں واپس آ گئے وہ، اور جو شام کو ٹیلی فون کیا تھا کہ ہماری کال ختم ہو گئی، کچھ اور بھیجو. نیکسٹ ڈے کیپٹن جولا سنگھ کے ساتھ کچھ جوان 10-20 اور ایک MMG اور مارٹر بھیجے جو انہیں کی لڑائی میں اور بعد میں جو اگلی لڑائی ہیں محلہ اور رامپور میں بہت کام آئے اور بہت نقصان کیا، جس کی وجہ سے ہم پوری کے نیکسٹ ڈے پوری کا فون اڑا دیا پولیس صاحب نے. اس سے ایک دن اور 2 دن ٹرانسپورٹ نہیں آ سکتی، اور دوسرے ہی دن کچھ انہوں نے مینیج کر کے اس کے اوپر بھگورا کے اوپر 24 رات کو 25 رات کو وہ واپس نہیں ہم لوگ آنے پر بائی پاس ہونے لگے. تو وہ پچھلی نیکسٹ پوزیشن 26 کو صبح بنیاد مندر بنیاد رامپورہ بہت اچھا پوزیشن. پورا دن آرگنائز رات کو آرگنائز کر کے صبح کو پورا دن 26 کا لڑائی کہتے ہیں. وہاں کئیوں نے بتایا کہ 1000 کے قریب زخمی مر گئے. تو انہوں نے سوچا ایسے کامیاب نہیں ہو سکتے، ہمیں بائی پاس کرنا رائٹ لیفٹ سے، جس سے انہوں نے جا کے پیچھے ایمبوش رات کو 7-8 بجے کیا. تھوڑے لیٹ ہو گئے، 12 بجے سے 1 بجے کے بعد نکلے ہیں. تو 1-2 کلومیٹر کی بنیاد میں ایمبوش لگی تھی، اس میں وہ بہت نقصان ہو گیا گاڑیوں میں. اور 1-2 گاڑی پھر بھی نکل گئی تھی کچھ آدمی، اور گاڑیوں میں لوگ سب زخمی ہو گئے، مر گئے تھے. تو زخمی اتنی فورس لڑنے کا نہیں رہی اس کے. تو میں 30-40 آدمی تھے، 5-6 گاڑیوں میں. تو وہ نکلے، انگلش آدمی زخمی ہو گئے، ان کو گولی لگی. ڈرائیور کو پہلے ڈرائیور کی بجائے کوئی گاڑی چلائی، جیپ ان کو ہی گولی لگی. وہ جیپ نہیں چلا سکے، جیپ بھی خراب ہو گئی. پھر انہوں نے جو ساتھ سے دوسری گاڑی میں اتر بھی بولا کہ ہم اٹھا کے لے چلتے ہیں. ان کا نہیں، مجھے حکم تھا مہاراج جی کا کہ پوری میں لاسٹ میں گیو می پرمیشن، آئی ول بی دی لاسٹ مین. تو آپ جا کے بارہمولہ کے آگے جو فیچر ہے اس کو پکڑے رکھو، تاکہ فوج ہندوستان کے فوج آنے تک ریلی میں مت اور ایئرپورٹ تک نہیں پہنچنے دینا. تو ان کو اس کے بعد کوئی پتہ نہیں کیا ہوا. وہ ان کی لاش بھی نہیں ملی تھی. تب جو یہ واپس گئے کب تک یہ ہو کہ بادشاہ کبیر صاحب نے جو ایک کمپنی تھی فورنر تھی، اس کو حکم دیا تھا کہ وہ بارہمولہ کے راستے میں آ کے ہمیں جہاں ملتی ملے. تو وہ بارہمولہ پہنچ چکی تھی اور بارہمولہ کے پیچھے پوزیشن لے لیا. کیونکہ جب ان کا تو صبح 2 بجے پیر صاحب ہو گیا، یہ کچھ دیر ان سے ملے. وہیں جو فال بیک ہوا وہ سارے کیپٹن پربھات سنگھ کی ان کی سب ان کے ساتھ مل کے انہوں نے پٹن کی جو سڑک تھی بارہمولہ کے ساتھ سے وہاں پہنچی. اور اس کے بعد جب ہندی نام میں لینڈ ہوئی صبح 8 بجے، ان کے 2 بجے ان کی لاسٹ دیکھا گیا. ان کو 6 گھنٹے میں نیلامی آ گئی. تو وہ نیلامی آئی ہے جب، تو ان کو بھیجا کہ بارہمولہ تقریباً ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد وہ نگر کی طرف پٹی طرف آئیں گے. تو وہ وہاں آئے تو انہوں نے بڑا ہمت کی اور
रुके नहीं, चले आए और उस प्रभात सिंह की कंपनी में आकर मिल गए। उन्होंने कहा ये तो उनके फिर नेक्स्ट डे वो जो आगे गए थोड़े निकल रहे थे उनके भी वो भी शहीद हो गए, ये चक्कर मेरा उनको। तो ये इस तरह से बारामूला के पास ही JNK स्टेट फोर्सेस थे वो काफ़ी शहीद हो गए। तो ये कंपनी रुकी थी वहाँ, सड़क रोक रही थी। एक अभी वो दूसरी कहानी वो कोहाला में ये जिससे उन्होंने भी इसको दूसरे दिन विड्रॉ किया है। 15,000 रेफ्यूजी लेफ्टिनेंट राम सिंह लेफ्टिनेंट राम सिंह लेके 4 दिन लड़ते रेफ्यूजियों के साथ अपनी 30,000 रेफ्यूजी को लेके बालकों को यानी कि एक बहुत बड़ी रियर गार्ड एक्शन थी जो रियर विड्रॉल करते हुए भी इतने सारे रिफ्यूजियों को सेव करते हुए कमाल विड्रॉल के टाइम वर्ल्ड में कभी ऐसा हुआ नहीं। वर्ल्ड में किसी आदमी ने सिविलियन को कभी हेल्प नहीं करी ड्यूरिंग विड्रॉल। इधर वो एक्सपोज हो जाते हैं सिविलियन। इन्होंने JNK स्टेट फोर्सेस सिर्फ यहाँ नहीं, ये तो बाग से कोटली की भी इसके साथ कहानी मेरी पत्नी डी कंपनी थी, वहाँ पर वो रुके थे और हमारे जो कर्नल बलदेव सिंह पठानी वो फोर्ट JNK की कमान की थी और अब उस वक्त वो रेवेन्यू मिनिस्टर थे। तो वो दौरे पर वहाँ गए हुए थे, पकड़े गए, वो कंपनी के साथ चले गए और कंपनी उनके साथ रहे, उनके ऊपर फायर भी होता रहा और जख्मी भी हो गए, ऑप्शन में आए। और जब इंदिरा की लैंड हुई आई, बाकायदा कोटली को लीड किया, उसके साथ वो भी जख्मी हाल। तो ये स्टेट फोर्सेस किसी भी लेवल में स्टेट फोर्सेस कमाल किया। डोगरा वैलर आई वुड से सारे डोगरे थे, मेजॉरिटी डोगरे थे, थोड़े से गुरखे भी थे जो भी सामने मुस्लिम भी डोगरे थे। नहीं आगे उस वक्त कोई मजहब की बात नहीं थी, वो सारे अपने आप को डोगरा ही मानते थे, चाहे वो गोरखे थे या मुस्लिम थे। हाँ बिल्कुल, थोड़े बहुत छोड़ के जिन्होंने धोखा दिया चार्ज एक्ट को, उनको छोड़ करके जनरली सब लोग अपने आप को डोगरा ही मानते थे। फोर्सेस को डोगरा फोर्सेस में रेफरी एज ए JNK डोगरा फोर्सेस ही होते थे। और इस तरीके से 27 सुबह तक इंडिया में लैंड हो गई, बारामूला हैंड ओवर हो गया। बारामूला के बाहर निकलते ही अभी लड़ाई JNK स्टेट फोर्सेस 26 को एक सेशन हो गया। तो हमारे साहब ने 26 के जम्मू में साइन किए, PP में दोबारा आए दिल्ली से दूसरे लोग प्लेन में, फिर तस्वीर करवा के ले गए। तो वो नहीं होता जब तक ये नहीं होते रहते। तो ये एक बड़ी अद्भुत कहानी भी है और ये बहुत सोचियाँ हिंदुस्तान के आज़ाद होते ही लड़ाई शुरू हो गई। और मुझे पीछे याद आती है डोगरों की, आपने बात की तो 2000 साल पहले अलेक्जेंडर ने भी हमारी रियासत के पास ही पोरस से लड़ाई की थी। पोरस भी तो मीरपुर एरिया का था, डोगरा था। उसने अलेक्जेंडर को जख्मी करके भेजा था, वो मर गया। अलेक्जेंडर को कष्ट देने वाला भी डोगरा पोरस था। और अब भी अगर हमें पढ़ाया जाता है कि अलेक्जेंडर ने पोरस को हराया, परंतु अगर उसने हराया तो पोरस वहाँ से वापस क्यों गया? और वो उसके सेनापति सेल्यूकस थे, उन्होंने अपनी बेटी को चंद्रगुप्त मौर्य के लिए शादी क्यों करी? ये तो हारा हुआ आदमी करता है, जीता हुआ तो नहीं करता ना ये सब। पर इसका मतलब पोरस था, उसने सिकंदर को डिफीट किया और आगे बढ़ने से रोका। और बेसिकली वो डोगरा था और डोगर प्रदेश को उसने सेव किया, तो बल्कि पूरे हिंदुस्तान को सेव किया उसने। मैं रशिया में गया था जी, ऐसी बातों में वो हमेशा हमें बताते हैं। तो मैंने सुना पार्लियामेंट के डिफेंस मिनिस्टर ने हमारे शायद IMA में लेक्चर भी दिया कि अलेक्जेंडर वहाँ से जीत के नहीं गया, पोर्स से मार के जख्मी हो गया और वापस गया, शायद भी मर गया कि बहुत नज़दीक मर गया वो। तो इस वजह से हिस्ट्री देखें आप कि पहली लड़ाई
first war of India by foreigner was by Alexander. was stopped, beaten back by Dogra Porus in this very area, and he belonged to this state. And now after independence, after 2000 years plus, फिर अंग्रेजों ने वाली लेकर के पाकिस्तान आर्मी दोनों को मिला के 10,000 का हमला किया। ये फर्स्ट वार फिर मारा गया हरी सिंह, जो फोर्स की बजाय हरी सिंह और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह और जोगरे, बावजूद इसके कि धोखा भी हुआ और मुजफ्फराबाद नुकसान भी हो गया। कश्मीर को भी हुआ। तो ये सारी हिस्ट्री अंग्रेज़ों ने हमें सारी गलत पढ़ाई, जबकि ये जो पोरस एलेक्जेंडर की लड़ाई का जो उल्लेख है ये रशिया में मिलता है, उनके हिस्ट्री में सच मिलता है। बताया, बल्कि उसको मेरे ख्याल में सर्च भी हुई है, हम भी कर रहे हैं कि ये साबित करेंगे कि पोरस ने अलेक्जेंडर को तो इतना नुकसान पहुँचाया था कि वो उसकी फौज भी ब्यास के आगे नहीं चलने को तैयार ही नहीं थी। वापस चली। तो अभी मौका है हमारी हिस्ट्री लोगों की तो किताबों में कुछ भी नहीं है, 75 साल में तो कुछ लिखा नहीं गया। अब ये 370 एप्लीकेशन हुई है, उम्मीद करते हैं कि ये हिस्ट्री जो मैंने आपको सुनाई है, ये शुक्र है कि ये हिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल बुक है, जम्मू ऑपरेशन इन जम्मू हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑपरेशन बाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसके अंदर ये सारा ब्यौरा मिलता है। 1987 की रिलीज किताब है, ये पढ़ी है, उसमें ये सब लिखा है। लेकिन लोगों को नहीं बताया, आर्मी को भी पूरा पता यानी नहीं कि हमें हिस्ट्री गलत पढ़ाई गई अब पता और लगा। अब समय आ गया है कि हम हिस्ट्री को क्लियर करें और इसके जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं उनको बाहर लाएं और लोगों को पता चले। ये किताब है ऑपरेशन ऑपरेशन इन जम्मू एंड कश्मीर 1947-48, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पब्लिश 1987। ये किताब ऐसे कहते हैं कि 1962-63 में ही बन गई थी, पर इसको बैन कर दिया था, पब्लिकेशन होने से रोका था। और इसमें ही वो ऑपरेशन गुलमर्ग की सारी बातें लिखी हुई है। तो सारी जो असली बात है वो इसके अंदर जो आज जनरल साहब ने हमको बताई है वो इस किताब के अंदर पढ़ी जा सकती है। और इसमें एक और बात बताया, ये 379 पेज पर लिखा हुआ है कि इस लड़ाई में 14 महीने की लड़ाई में जे स्टेट फोर्सेस के जो 6,000 फौज लड़ रही थी, उसमें से 1,990 इंक्लूडिंग 19 ऑफिसर्स शहीद हो गए। 6,000 बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। 379 379 आउट ऑफ 379 पेज में 6,000 की फौज थी हमारी, 6,000 में से उसमें से 1,990 और उस वक्त भारत की आबादी थी 40 लाख 40 लाख इन 47 और J&K थी स्टेट फोर्सेस 6,000। 40 लाख नहीं, आबादी थी 40 लाख। इंडियन आर्मी 40 लाख की थी, इंडियन आर्मी की सिर्फ 40 लाख थी, जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस की 6,000 थी। 4 लाख फौज थी इंडियन आर्मी, उसकी तो कोई 4 लाख भारत की 4 लाख और J&K स्टेट फोर्सेस 6,000 6,000 4 लाख में 1100 मरे जी। और हमारे 6,000 में 2,000 मरे। 33 2000 लोगों ने अपनी शहादत दी शहादत अपनी देश को बचाने के लिए। बचाने के और आज हम बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का मुकुट है, हर कोई पॉलिटिशियन भी बोलता है, रोज़ बोलता है। अब ये मुकुट बचाया किसने आपका? ये मुकुट ये डोगरों ने बचाया, डोगरा फोर्सेस ने बचाया, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने बचाया। और आपने उनको एक खाली महावीर चक्र दे के छोड़ दिया, उसके बाद उनका कोई नाम नहीं लेता है, जबकि उनको कम से कम परमवीर चक्र देना चाहिए था, जैसे मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया। वी आर वेरी प्राउड मेजर सोमनाथ शर्मा, दीवान रंजीत राय, वो इंडियन आर्मी के बड़े लड़ाके योद्धा हैं। मगर ये स्टेट फोर्सेस में भी ब्रिगेडियर राजेंद्र कम से कम परमवीर चक्र डिजर्व करते थे, और वो एक ऐसा अवार्ड था जो पहला गैलेंट्री अवार्ड था इंडिपेंडेंट इंडिया का, किसी भी इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला गैलेंट्री। इसीलिए अब उनके लिए भारत रत्न मांग रहे हैं। आज हम बोलते हैं कि चूंकि उन्होंने मुकुट दिया आपको, तो मुकुट देने वाले से बड़ा आदमी कौन हो सकता है? तो उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। उसके लिए हम एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं, जो हम आपको उसके बारे में बहुत बताएंगे। तो धन्यवाद दर्शकों, बहुत बहुत हमें जनरल जमाल साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना है। इन्होंने हमें काफ़ी अच्छी फैक्ट्स फिगर्स बताई, जो ये आई विटनेस हैं,
ये कोई किताब में लिखी हुई बात नहीं बताई या किसी की सुनी हुई बात नहीं बनाई. दिस इज़ नॉट अ ओरल हिस्ट्री, दिस इज़ एन आई विटनेस अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड इन 1947. तो मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आया होगा और आप इस पर ज़्यादा रिसर्च करना चाहेंगे और बहुत आगे देखना चाहेंगे. और स्पेशली डोगरा जो सिटीजन्स हैं वो अपनी हेरिटेज को पहचाने कि आपके पूर्वजों ने कितनी कुर्बानियाँ दे के इसको सेटअप किया है और इसके बाद आज से इनको प्रिजर्व करना आप लोगों की ड्यूटी है. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद सर आपका आने का बहुत थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू. धन्यवाद. बल्कि मैं कोई और भी चाहूँगा जी. हमारी मुबारक मंडी जी. जो हमारा हेरिटेज है वो भी बहुत ख़राब हो रहा गिर रहा है. ये कहानियाँ ये जो कहीं नहीं है इनकी. जैसे अमेरिका में उन्होंने अपनी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की सिविल वार जो हुई उसकी सारी हर जगह वो दिखाते हैं. उनके सेंटर बने हुए हैं, म्यूज़ियम बने हुए हैं, उनकी वीडियोस बनी हुई हैं. इसी तरह ये कहानी है हमारी पहली लड़ाई हुई और बाद में भी डोगरों की बहादुरी. इस मुबारक मंडी में वो एक म्यूज़ियम बना के रखते हैं और ये कहानियाँ पूरे हिंदुस्तान को भी. ये हिंदुस्तान की लड़ाई शुरू हुई यहाँ, सारी लड़ाई यहीं से हुई. एक चाइना की बात में आए, बाकी लोग पाकिस्तान के साथ में ये शोकेस करें इस मुबारक मंडी का. इंस्टेड ऑफ होटल बनाने से वर्ल्ड के लोग आके स्टडी करेंगे कि ये प्रीति सिंह की जो है लड़ाई आपने की लड़ाई कैसे हुई, वो डोगरे किस किस्म के थे, हमारे गुलाम सिंह किस किस्म के थे जिन्होंने ये रियासत बनाई थी. जोड़ा जिसने हाई अल्टीट्यूड तिब्बत फतह किया, रूहानी बाग भी नहीं वहाँ पहुँच पाया. पहले हाई अल्टीट्यूड के फाइटर हम डोगरा हैं. तो ये डोगरों का इतना बड़ा वर्षा है, ये हमारा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का है. जैसे हम शिवाजी जी को जाते हैं, महाराणा प्रताप हमारे रणजीत सिंह को जाते हैं, या दूसरे को हमारे गुलाब सिंह, जोरावर सिंह, महाराजा हरि सिंह. अभी महाराजा हरि सिंह की छुट्टी दे दी है. दुनिया में कहीं किसी महाराजा की 62 साल मरने के बाद, 12 साल वनवास के बाद कहीं दुनिया में छुट्टी दी. एक रिकग्निशन है डोगरों की कंट्रीब्यूशन की. तो क्यों नहीं ये सारी कंट्रीब्यूशन मुबारक मंडी पैलेस में एक म्यूजियम बना के दुनिया को, अपने हिंदुस्तान को भी और दुनिया को दिखाई जाए. ये मैं भी अपील करता हूँ. 96 साल का पूरा सोल्जर हूँ, किसी महाराजा हरि सिंह का कमीशन किया हुआ लास्ट आदमी हूँ. मेरी यही ख्वाहिश है कि उनको एक भारत रत्न मिले ब्रिटिश साहब को. और ये मुबारक मंडी का म्यूजियम डोगरा म्यूजियम बन के इन सब की कहानियाँ हमें बताई जाए, पूरे देश को बताई जाए, दुनिया को बताई जाए. तो दर्शकों, जैसा जनरल साहब ने बताया कि मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स जो इस वक्त हमारा रेस्टोरेशन के अंदर है, हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करेंगे कि वो इस मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स को रिस्टोर करे और यहाँ पे हमारी जितनी भी विरासत है, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा हरि सिंह, जनरल जोरावर सिंह, जनरल बाज सिंह, जनरल भूप सिंह, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, इनका जो शौर्य गाथाएं हैं ये सब यहाँ पे शोकेस करें ताकि बाहर के सैलानी आके इसको देखें, रिसर्चर्स आएँ और देखें कि ये लड़ाइयाँ कैसे लड़ी गई. प्लस बाकी जो हमारी धरोहर है, जो हमारी धरोहर है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा आर्ट है, जो हमारा सोशल सेटअप है, वो यहाँ पे सारा शोकेस करें. और दूसरी रिकमेंडेशन जनरल साहब ने ये बोली, हम करेंगे कि जनरल राजेंद्र सिंह को पक्का एक भारत रत्न से नवाजा जाए और उनकी जो शहादत है और उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उनको क्लेम किया जाए, उनको रिकग्नाइज़ किया जाए. और भारत में जैसे हमारे बड़े बड़े शूरवीर योद्धा शिवाजी महाराज, जनरल महाराणा प्रताप, महाराजा रणजीत सिंह और बड़े बड़े जो लोग हमारे योद्धा हुए हैं, उनकी तरह इनको भी वैसे ही याद किया जाए. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, जय भारत. Please like and subscribe.